Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 22nd lecture on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 22 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about, so basically we are talking about linear programming problems and we are moving towards their solutions. So what are linear programming problems? So they are problems in which the objective function is linear as well as all constraints are linear. Okay, so linear equations are, so the variable, the maximum power of the variable is 1. So and power of the variables is integer, so it can be 1 or 0. Okay, so हमने इन मेथड्स की बात की जिसमें हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स थे और फिर हमने उनके सॉल्यूशन की बात करनी स्टार्ट की. ठीक है, तो अब दो सॉल्यूशंस के हमने मेथड देखे थे. एक ग्राफिकल मेथड था और एक कॉर्नर पॉइंट मेथड था. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड और कॉर्नर पॉइंट मेथड में आपने देखना है कि कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है. टू वेरिएबल्स की का फंक्शन हो और टू वेरिएबल्स की कॉन्स्ट्रेंट्स हो तो बेसिकली आप इसको अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा में आप अप्लाई नहीं करेंगे. ओके, तो अब हमारे पास ग्राफिकल मेथड और कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है. ग्राफिकल मेथड ये कहता है, दोनों बेसिकली सिमिलर मेथड्स हैं. तो ग्राफिकल मेथड में आपने ये करना है कि आपने अपने फंक्शन जो आपकी कॉन्स्टेंट्स गिवन है उनको प्लॉट कर लेना. तो इनइक्वालिटी की कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वालिटी में चेंज कर लें. वो आपके पास टू वेरिएबल के तो आपके पास लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी. लाइन की इक्वेशंस में आपने उनको प्लॉट करना है, फिर उनका देखना है कि लेस देन इक्वल टू के साथ ये जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनका कॉमन रीजन क्या बन रहा है, सब कॉन्स्टेंट्स का कॉमन रीजन क्या बन रहा है. उस कॉमन रीजन को आप फिजिबल रीजन कहेंगे, उसमें आपके फिजिबल सॉल्यूशंस लाई करेंगे. तो जो भी पॉइंट्स उस कॉमन रीजन में वो सब के सब फिजिबल सॉल्यूशंस है. ठीक है, उन फिजिबल सॉल्यूशंस में से आपने वो सॉल्यूशन देखना है जो ऑप्टिमल है, जो आपको मैक्सिमा या मिनिमा प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो आप वो मैक्सिमा मिनिमा जब आप प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आपने देखना है फिर उस सॉल्यूशन को कि कौन सा मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको दे रहा है, कौन सा मिनिमम. तो उसका सिंपल वे ये है कि आप अपने फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ लेते जाएं तो उसको प्लॉट करें फंक्शन को. तो फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है x1 प्लस x2, तो इसको इक्वल टू लें, लेट्स से 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें. तो सर्टेन वैल्यूज़ के लिए इसको प्लॉट करते जाएं. तो आप जो भी आपका प्लॉट उस रीजन के अंदर आ रहा है उनमें से आप देखेंगे कौन सा आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन की. तो अब अगर आपके जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू की हैं तो ओरिजिन से जितना दूर जाएंगे वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर आपको वैल्यू 0 मिलेगी. इसी तरह अगर आप मिनिमम फाइंड करना चाह रहे हैं तो जितना आप ओरिजिन के क्लोज आपका पॉइंट है उतना आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x1 और x2 हमेशा पॉजिटिव हम यूजुअली लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास दो वेज, एक वे था ग्राफिकल मेथड से आप फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते थे. फिर कॉर्नर पॉइंट अप्रोच, इससे भी आसान है. आपने वो रीजन प्लॉट कर लिया, उसके सब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लें. तो जो भी उसके कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट कर लें, फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें. तो उन वैल्यूज़ में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो आपका मैक्सिमा है और जो आपकी वैल्यू मिनिमम आ रही है वो आपका मिनिमम है. तो ये दो सिंपल मेथड थे जो हमने किए थे और इसकी एग्जांपल्स भी की थी. आई एम श्योर आपको क्लियर हैं ये. ओके, अब हमने सिंप्लेक्स मेथड की बात करनी है. सिंप्लेक्स मेथड बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ज़बरदस्त टूल है जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. और सिंप्लेक्स मेथड से बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जा सकते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किए जा चुके हैं. तो उनकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम देखेंगे इस कोर्स के एंड पे. इंशाल्लाह एक आध एग्जांपल इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे हम. तो सिंप्लेक्स मेथड हमने बात करनी है. सिंप्लेक्स मेथड क्या है, मैं स्ट्रेट थ्योरी में जाता हूँ क्योंकि ये यूजुअली लेंथी होता है. इसको डिस्कस करना है तो हम जितना इसके डिटेल्स को स्किप करके जितना जल्दी हो सके हमने उसको देखना है. सिंप्लेक्स मेथड का हमने एल्गोरिदम देखना है, उसको अप्लाई करना है. हमने ये नहीं देखना कि सिंप्लेक्स मेथड जो है वो वर्क क्यों करता है. हमें मैथमेटिक्स की थ्योरी इसके बिहाइंड हमें पता है कि सिंप्लेक्स मेथड वर्क करता है. अगर आप ये देखना चाहते हैं क्यों वर्क करता है तो आप मे बी अपनी टेक्स्ट बुक कंसल्ट कर सकते हैं. लेकिन मेरा एम ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि सिंप्लेक्स मेथड क्या है और कैसे काम करेगा. ठीक है, और इसको एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करना. तो ये मेरे पास बेसिकली बात है. ठीक है,
अब सिंप्लेक्स मेथड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। पहली चीज़ ये है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन जो मोर देन 2 वेरिएबल्स के डिसीजन वेरिएबल जिसमें मोर देन 2 हों उनको आप ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कर सकते हैं, तो इससे सॉल्व कर सकते हैं आप 2 वेरिएबल्स तक। तो आपको पता है ना, कॉर्नर पॉइंट मेथड और आपका जो ग्राफिकल मेथड है वही हो जाता है। ये भी कॉर्नर पॉइंट की ऑलमोस्ट एग्जांपल है, लेकिन ये मोर देन 2 वेरिएबल्स में वर्क करता है और ये हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लेक्स टेक्निक क्या है, इसमें हम टेबल्स बनाएंगे कुछ अपने डाटा जो भी रिप्रेजेंट करना है आपने, जो भी आपके प्रॉब्लम का पूरा डाटा है हम उसको एक टेबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको हम टेबलो कहेंगे और हम उस टेबलों की रो और जो उसके कॉलम्स होंगे उनको ही इंस्पेक्ट करके उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करके आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म बेसिकली बन जाएगी। जब हम उसका टेबल बनाएंगे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करके हम उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसकी लास्ट रो जो होती है आपके टेबल की, वो आपको बताती है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन कब अचीव हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के क्राइटेरिया हैं, कब ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया है, हमें बस बेसिकली उस टेबल को, उस मैट्रिक्स को देख के ही पता चल जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास अचीव हो गया या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा सा लेंथी लेकिन काफ़ी सिंपल मेथड है, ठीक है। एक दफ़ा आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप बेसिकली इसको बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। अब हमने कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन से ही सिंप्लेक्स मेथड बने, तो आप यूँ समझे कि ये इम्प्लीमेंटेशन है कॉर्नर पॉइंट मेथड की मोर देन 2 वेरिएबल्स के जो अब आप फंक्शंस और कॉन्स्टेंट्स हों उसमें। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल जो है, जो भी टेबलो आप बनाएंगे, टेबलो आपका वो एक कॉर्नर पॉइंट से कॉरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। वो फिजिबल सोल्यूशन, जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल सोल्यूशन स्पेस है, उसके अंदर एक कॉर्नर पॉइंट को एक टेबल आपका या एक मैट्रिक्स आपका कॉरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अगर तो वो पहला जो आपने बनाया है वो यूजली हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट से बनाते हैं। अगर ओरिजिन ही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो ठीक है ना, फिर आप मतलब इससे आगे नहीं जाएंगे। अगर ओरिजिन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस करेंगे टेबल के ऊपर, टेबलों के ऊपर, कि आप उस ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, उसके जो एडजेसेंट होगा, ठीक है। ऐसा कॉर्नर पॉइंट जिससे आप एडजेसेंट होगा, मतलब उससे उस कॉर्नर पॉइंट और ओरिजिन के दरमियान में एक एज, एक लाइन एग्जिस्ट करती है कि आप उस कॉर्नर पॉइंट से जो है ओरिजिन तक आ सकते हैं, उस लाइन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसको एक आप बेसिकली शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर। तो अगर एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करेंगे, अगर तो वो कॉर्नर पॉइंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेबल बन रहा है, टेबलो बन रहा है, वो आपका अगर मैक्सिमम है या ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो आप वहाँ स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज उससे नेक्स्ट आप कॉर्नर पॉइंट, इस तरह आप सारे कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर मूव करते हैं और आपको बेसिकली ये पता चलता है कि कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है, उसका ऑफ कोर्स क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आपने कॉर्नर पॉइंट जो है, आप अगर मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं तो आप उस कॉर्नर पॉइंट, उस एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट की तरफ मूव होंगे जो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, और अगर आप मिनिमा कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट रेट ऑफ प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रेट ऑफ कॉस्ट की फॉर एग्जांपल आप मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसेस को आप उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आपके पास पॉजिटिव रेट पॉजिटिव रेट आ रहा होगा, पॉजिटिव रेट आपके पास आ रही होगी ग्रोथ की, प्रॉफिट की, या नेगेटिव रेट जब तक आपके पास आ जाएगा कॉस्ट का, ठीक है। तो आप उस वक्त तक मूव होते रहेंगे, तो वहाँ पे जब आप उस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएंगे तो फिर आपके पास पॉजिटिव रेट भी ज़ीरो हो जाएगा और नेगेटिव रेट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर आपके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव रेट नहीं होगा जो आपका ऑप्टिमल पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली वे है कि ये एक सिस्टमेटिक वे है जिससे आप डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर मूव होते हैं और एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं, तो इवेंचुअली आप उस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे आपका मैक्सिमम सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास आइडिया है इसका, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंप्लेक्स मेथड के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं।
द सिंप्लेक्स मेथड फोकसेस ऑन कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशंस, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मूव होता है, ठीक है। तो जो भी आपने सोल्यूशन फाइंड करना है वो आपको किसी न किसी कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप मूव होते जाएंगे। तो ये एक आइट्रेटिव एल्गोरिदम है, ठीक है। आपके पास आइट्रेशन ये होती है कि आप एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको आप रिपीट करते हैं, जिनको आप परफॉर्म करते हैं, वो एक आइट्रेशन है। तो आप सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करनी है तो आप दोबारा वही स्टेप्स रिपीट करेंगे तो वो सेकंड आइट्रेशन है, और फिर थर्ड टाइम करना है तो दोबारा वही स्टेप्स रिपीट करें तो वो थर्ड आइट्रेशन है। तो ये एक आइट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें एक फिक्स स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो एक बार परफॉर्म कर लिया आपकी एक आइट्रेशन होगी, फिर दोबारा उनको रिपीट करेंगे जो नया डाटा है उस पर, तो वो आपकी सेकेंड आइट्रेशन है, और फिर आप जो उस सेकेंड आइट्रेशन से डाटा आया उसके ऊपर दोबारा वही स्टेप्स रिपीट करेंगे तो आपकी थर्ड आइट्रेशन हो जाएगी। तो ये आइट्रेटिव प्रोसेस है जो कंटिन्यू होता है अनटिल हम अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनिशियल करते हैं आप, इनिशलाइज करते हैं अपने एल्गोरिदम को, और आपने स्टार्ट करनी है अपनी आइट्रेशन, पहली आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, और इनिशियल आप उसमें सोल्यूशन भी कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन हम यूजुअली ओरिजिन लेते हैं, तो ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं उस प्रोसेस को कि जो आपका ओरिजिन वाला कॉर्नर पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की सोल्यूशन की वैल्यू क्या आ रही है, उससे हम स्टार्ट करते हैं, और फिर हम टेस्ट करते हैं कि वही तो ऑप्टिमल नहीं है। अगर आपका वही ऑप्टिमल है तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, अगर नहीं है तो, अगर यस है तो हम स्टॉप कर देंगे, नहीं है तो फिर हम वो फिक्स स्टेप्स परफॉर्म करेंगे जिससे हम नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मूव होंगे। तो ये आपके पास बेसिकली इस स्टेप को आप रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपके पास आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आप अचीव नहीं कर लेते हैं। जो ही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो जाएगा तो आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, अभी तो आपको इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स बताऊंगा, और आपके पास प्रॉब्लम होगा आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से इसकी कॉन्सेप्चुअल बातें हम कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये मेथड जो है ये क्या है और किस तरह ये चल रहा है, ठीक है। इसका थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? इसका थर्ड कॉन्सेप्ट है जब भी पॉसिबल होता है तो हम अपना जो प्रोसेस है, इनिशियल जो डाटा है वो हमारा ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, मतलब जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं, लेट्स से आपका x1 x2 x3 की फॉर्म है, तो उसके जो वैल्यूज़ हैं उनको ज़ीरो लेते हैं, अपना इनिशियल पॉइंट जो इनिशियल टैब्लो स्टार्ट करते हैं उसमें, ठीक है, ताकि हमारा जो ओरिजिन है वही हमारा इनिशियल पॉइंट हो, ठीक है। इसका फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इट इज़ मच क्विकर कंप्यूटेशनली टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एडजेसेंट। अब एक कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे गिवन है, तो इसका जो एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है इसके बारे में इस तक आप जल्दी पहुँच सकते हैं, तो कंप्यूटेशनली इसकी इंफॉर्मेशन फाइंड करना आसान है, ठीक है। आपके पास अगर ये एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है तो ये इस तरह कुछ आपके पास रीजन है, तो ये कॉर्नर पॉइंट और ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो इन दोनों की आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटेशनली थोड़ी मुश्किल है कैलकुलेट करना, लेकिन ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं जो आपस में एडजेसेंट हैं, इस कॉर्नर पॉइंट से हम यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस रूट से जाएं तो आप फिर यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट पे जाना, फिर इस कॉर्नर पॉइंट पे आ जाएंगे। तो बेसिकली हम एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर मूव होते हैं। तो ईच टाइम सिंप्लेक्स मेथड परफॉर्म्स एन आइट्रेशन to move from the current corner point solution to a better one, it always chooses a corner point solution that is adjacent to the current one, ठीक है। तो corner point feasible solution ये हम कह रहे हैं, ठीक है, CPF corner point feasible solution। तो आपने जब भी मूव होना है तो आप जिस पॉइंट के ऊपर अभी हैं उससे एडजेसेंट पॉइंट के ऊपर मूव हो जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है तो आप आर्बिट्रेरी कॉर्नर पॉइंट ना कंसिडर करें, बल्कि उससे जो एडजेसेंट है उसको कंसिडर करें, ठीक है। ये इसका फोर्थ इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है जो चल रहा होता है। फिर फिफ्थ कॉन्सेप्ट है आफ्टर द करंट कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन इज आइडेंटिफाइड, द सिंप्लेक्स मेथड एग्जामिन्स ईच ऑफ द एजेस ऑफ द फिजिबल रीजन दैट emanates from this CPF solution. Each of these edges leads to the adjacent CPF solution at the other end, but the simplex method doesn't even take the time to solve for the adjacent CPF solution.
Instead, it simply identifies the rate of improvement in Z that would be obtained by moving along the edge, and then chooses to move along the one with larger positive rate of improvement. अब इस सारी स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस सारी स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि अब देखें, आपने ये देखना है कि आपके पास अगर एक आपके पास पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, उससे एडजेसेंट दो एजेस हैं, तो आप उन दोनों में से किस एज के अलॉन्ग मूव होना चाहते हैं? तो बेसिकली आप ये चाह रहे हैं ना, अगर मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो जिस तरफ आपकी मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है, मैक्सिमम पॉजिटिव रेट है, उस तरफ आप चले जाएं और दूसरे एज को छोड़ दें। तो ये जो सिंप्लेक्स मेथड है ये स्टेप भी करता है कि आपको पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है, या अगर आप मैक्सिमम नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं तो जाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम नेगेटिव ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो आप जिस कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन पे पहुंचना चाह रहे हैं उस पे आप जल्दी पहुंच जाएं। तो ये इस चीज़ को भी आप इसके अंदर बिल्ट इन है, इस मेथड के अंदर, इस सिंप्लेक्स एल्गोरिदम के अंदर, कि आपको ये जिन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर मूव करता है वो आपके वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, वो उनको चूज़ करता है। अगर एक से ज़्यादा अवेलेबल हों तो उसको चूज़ करता है जिसकी तरफ मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इसमें बात है। ओके, 6 कॉन्सेप्ट ये है कि अ पॉजिटिव रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन Z implies that the adjacent CPF solution is better than the current one, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव रेट ऑफ इंप्रूवमेंट आ रहा है Z में, तो इसका मतलब है आपने जो अभी पहले सोल्यूशन लिया था इससे अब बेहतर सोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। तो नेगेटिव अगर इंप्रूवमेंट है इन Z में, इसका मतलब है जो अब नेक्स्ट पॉइंट आपने लिया है वो इससे वर्स था, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल है, इसका मतलब है ये अब उससे वर्स की तरफ जा रहे हैं। तो अब बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये करना चाह रहे हैं अब उस वर्ड से फिर आप नेक्स्ट के ऊपर मूव हो जाएंगे। अगर बेटर की तरफ भी चले गए हैं तो भी आप चेक करेंगे कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। हमने सिर्फ जो अभी करंट है उससे बेहतर नहीं लेना, सबसे बेहतर लेना है। तो आप ये देखेंगे अभी वाला जो है, जो हमने नेक्स्ट आइट्रेशन के बाद बनाया, वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो ऑप्टिमल क्या करना है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट consists simply of checking whether any of the edges give a positive rate of improvement Z. If none do, then the current CPF solution is optimal, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट आप कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जाएं और वहाँ पे आपको कोई भी पॉजिटिव रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा Z में, तो इसका मतलब है आपका किसी भी एज के अलॉन्ग पॉजिटिव रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो आप जिस एज पे बैठे हुए हैं वही आपका ऑप्टिमल एज है, वही आपका ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप बेसिकली फिर उसी को ऑप्टिमल कहेंगे और आपका जो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा। इसका क्राइटेरिया अभी पता चल जाता है आपको क्या है। तो सिंप्लेक्स मेथड का जो टेबुलर फॉर्म में हमने करना है, उसको पहला स्टेप क्या है? इनिशियलाइज करना है आपने। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपने क्या करना है? सॉरी, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम इंक्लूड नहीं कर रहे। आपने कॉन्स्ट्रेंट्स जो भी होंगी आपकी, आपने उन सब को इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट में चेंज करना है। तो अगर लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट होगी तो उसमें एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस स्लैक वेरिएबल से वो इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट बन जाएगी। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट होगी तो उसमें एक सरप्लस वेरिएबल उसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास वो इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपने सिंप्लेक्स एल्गोरिदम अप्लाई करना है। तो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए आपको ये चाहिए कि आपने जो भी आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की जो नॉन इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में चेंज करें, ठीक है। जब आप उनको इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में चेंज कर लेंगे तो फिर आपके पास सिंप्लेक्स एल्गोरिदम या मेथड आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, ये आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं। अभी हम ये सारा करेंगे, एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करेंगे सबको, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड कर लें। फिर उसके बाद हम एक इनिशियल सिंप्लेक्स टैब्लो बनाते हैं, ठीक है। इनिशियल सिंप्लेक्स टैब्लो क्या होगा? ये x1 अप टू सो ऑन xn जो है ये उसके वेरिएबल्स होंगे जो आपके प्रॉब्लम के हैं। ये s1 अप टू सो ऑन sn जो हैं ये स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स हैं। तो ये सब इसमें रखेंगे। इनमें से बेसिक वेरिएबल्स हम यूजुअली ये जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इनको चूज करते हैं।
तो इनको हम कहते हैं ये बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे S1, S2, S3, ये इस तरह रोज में लिखेंगे। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर ये कोफिशिएंट्स हैं कॉन्स्ट्रेंट्स के, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट की कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो उसके अंदर x1 का पहले कॉन्स्ट्रेंट में जो कोफिशिएंट है, x2 का जो कोफिशिएंट है, x3 का कोफिशिएंट है, और S1 के इन सब के कोफिशिएंट से इसको फिल करेंगे और फिर कॉन्स्टेंट की राइट हैंड साइड यहाँ पे आखिरी कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये Z जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, Z की लास्ट में Z की रो लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स जो भी उसमें डिफरेंट साइंस होंगे वो सब के सब इसमें इंक्लूड करने हैं आपने, ठीक है। तो कांस्टेंट के सारे कोफिशिएंट्स और फिर आखिरी रो में जो फंक्शन है जिसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं उसके सारे आप भी फंक्शंस यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये आपके पास बेसिकली इनिशियल सिंप्लेक्स टैबुलो होगा जो हम बनाएंगे, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है सिंप्लेक्स एल्गोरिदम, ये सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करने का। अभी बनाते हैं इसको, इसमें क्या वैल्यूज आएंगी अभी इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, या मैक्सिमा फाइंड करने का या मिनिमा फाइंड करने का। तो मैक्सिमा फाइंड करने का बेसिकली हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो अगर जो करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, BF बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इफ द करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये वाला सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा इफ एवरी कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो इज नॉन नेगेटिव। ये आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये रो बनाई है ना, अगर इसके सारे कोफिशिएंट्स जितने भी आपने लिखे हैं वो सब के सब जीरो हों या पॉजिटिव हों, तो ये वाला जो अभी सोल्यूशन लिखा है ये मैक्सिमा के केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। मैक्सिमा के केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो अगर ये इस रो में जो मिनिमम प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो अगर इस रो में सारे के सारे जीरो हैं या नेगेटिव हैं, सारे के सारे जीरो हैं या नेगेटिव हैं, तो अब मिनिमाइजेशन के केस में अब ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है। तो इसका मतलब है सोल्यूशन ऑप्टिमल मैक्सिमम के केस में कब नहीं होगा, जब इसके अंदर जो Z के कोफिशिएंट उसके अंदर एक भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसका उस केस में सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। तो सिंपल है ना, आपने उस रो को देखना है उसमें कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा, नेगेटिव नंबर आ रहा है तो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो अगर सब पॉजिटिव हैं या जीरो हैं तो सोल्यूशन ऑप्टिमल है। तो ये आपके पास मैक्सिमम का प्रॉब्लम है, सिंपल है, इसमें कोई भी सच मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम भी इसी तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमैलिटी कैसे टेस्ट करनी है ये अब आपको पता चल गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हमने आपके पास बेसिक वेरिएबल्स होते हैं कुछ, और कुछ नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। बेसिक वेरिएबल कितने होते हैं? जितने आप उस आपके प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं उतने बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, और जितने आपके पास बाकी सब के सब नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक जो टेबल का आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम था उसमें मैंने बेसिक वेरिएबल्स लिखे थे। अब हमने वो तो इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स चूज कर लिए ना, अब इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स चूज कर लिए, जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम के एक्चुअल बेसिक वेरिएबल्स भी वही हों। तो हमने एक्चुअल बेसिक वेरिएबल्स प्रॉब्लम के कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जो आपके बाकी वेरिएबल्स हैं उनमें से आप एक एक चूज करेंगे, और उनमें से एक को आप बेसिक वेरिएबल बनाएंगे, और फिर एक हर स्टेप के ऊपर हर आइट्रेशन में जो आपके बाकी हैं S1, S2 अप टू Sn के अलावा जो आपके X1 और X2 डिसीजन वेरिएबल हैं, उनमें से एक एक को चूज करेंगे, सिस्टमैटिकली चूज करेंगे, और उनमें से जो एक को हम कहेंगे कि ये अब बेसिक वेरिएबल बन गया, और एक को जो बेसिक वेरिएबल्स में पड़ा हुआ था उसको निकाल देंगे बेसिक वेरिएबल्स में से। तो बेसिकली हम इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। डिटरमिन द एंटरिंग बेसिक वेरिएबल बाय सिलेक्टिंग द वेरिएबल विद द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मैक्सिमा का कर रहे हैं हम, ठीक है, और विद द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, सो कहाँ पे? Z की रो के अंदर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे, इंशाल्लाह ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक वेरिएबल जो एंटर होगा वो हो रहा है, वो कैसे चूज करेंगे?
आप z की रो में देखेंगे x1 x2 अप टू so on xn के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, मैक्सिमम का प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ। तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू नेगेटिव है वो वाला पिवट कॉलम है आपका, और वो ही कॉलम आपका, वही वेरिएबल जो है वो एंटरिंग वेरिएबल होगा। वो बेसिक वेरिएबल्स में हम उसको इंक्लूड करेंगे और एक जो है उसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे। कौन सा एक्सक्लूड करेंगे, ये आइट्रेशन हम कर रहे हैं, इसके 2-3 स्टेप्स हैं। ओके, सो अब इसमें से जब आप एक बेसिक वेरिएबल इंक्लूड करेंगे तो एक बेसिक वेरिएबल फिर आप उसमें से एक्सक्लूड भी करेंगे, ठीक है। जितनी आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं उतने ही बेसिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बेसिक वेरिएबल नहीं हो सकते। तो अगर आपने एक नया वेरिएबल इंक्लूड करना है बेसिक वेरिएबल्स में तो एक उनमें से निकालना भी पड़ेगा बेसिक वेरिएबल्स में से, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, डिटरमिन द लीविंग बेसिक वेरिएबल्स, एक आप इंक्लूड करेंगे और एक आप निकालेंगे। तो एंटरिंग वेरिएबल आपने डिटरमिन कर लिया, अब आप लीविंग वेरिएबल डिटरमिन करें। कैसे करेंगे, आपने पिवट कॉलम का कोफिशिएंट देखना है जो भी आपके पास पॉजिटिव है, और डिवाइड ईच ऑफ दीज कोफिशिएंट्स इनटू द राइट हैंड साइड एंट्री फ्रॉम द सेम रो। जो राइट हैंड साइड के ऊपर लास्ट राइट हैंड साइड होती है इक्वेशन की, उसकी जो एंट्रीज हैं उसको पिवट कॉलम की जो एंट्रीज हैं उनको डिवाइड करते जाएं। उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है मैक्सिमा के केस में, वो आपका लीविंग वेरिएबल होगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो देगा आपको वो आपका लीविंग वेरिएबल होगा, ठीक है। और इसको फिर उसको पिवट रो कहते हैं, वो आपका लीविंग वेरिएबल होगा। तो आप उसके ऊपर 1-2 स्मॉल स्टेप्स करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इनको मैं 1 सेकंड के लिए इन स्टेप्स को थोड़ा एक्सक्लूड करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, तो मैं एक प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ ताकि ये चीज़ें जो है ना इनको साथ साथ हम करें तो क्लियर हो जाए। मैंने 2-3 एग्जांपल्स इसकी करवानी है आपको, मे बी 3 या इससे भी ज़्यादा, ताकि ये सिंपलेक्स मेथड बिल्कुल आपको क्लियर हो कि है क्या, अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने एग्जांपल ले ली, एग्जांपल क्या है, जिसमें सारी कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू की हैं, ठीक है। सारी कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू की हैं। आपने क्या करना है, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आप कर रहे हैं ना, तो आप इसको बना लें। इस जो फंक्शन है उसको हम इस तरह लिखेंगे, z - 3x1 - 5x2 = 0, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया। अब पहला स्टेप क्या था, आपने इन सब इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में चेंज करना था ना। तो इनको इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 + s1 = 4, 2x2 + s2 = 12, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे 3x1 + 2x2 + s3 = 18। कितनी कॉन्स्टेंट्स हैं टोटल, 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। कितने बेसिक वेरिएबल्स होंगे, 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो 3 आप बेसिक वेरिएबल्स, इसमें टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। x1 एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है, s1 s2 s3, अब 5 वेरिएबल हो गए हैं टोटल। इन 5 वेरिएबल में से आपने ये देखना है कि कौन से 3 बेसिक हैं और बाकी आपने बाकी 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इसको आप यूं समझें कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस हैं और 5 अननोन्स में। तो इन 5 में से 3 जो हैं वो बेसिक वेरिएबल्स होंगे और 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वो कैसे बनाते हैं, बेसिक वेरिएबल्स का कैसे पता चलता है और नॉन बेसिक वेरिएबल्स का कैसे पता चलता है। जो पिवट कॉलम से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं वो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, और जो नॉन पिवट कॉलम से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि पिवट कॉलम्स फाइंड कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलम्स पिवट कॉलम्स हैं, वो वाले हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, बाकी सब के सब हमारे बेसिक वेरिएबल्स नहीं हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। तो वही लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं को एज इट इज हमने उठा के ट्रांसफॉर्म कर देना। यहाँ पे प्रॉब्लम हमें पता चल गया क्या है, z - 3x1 - 5x2 = 0, x1 + s1 = 4, और इसी तरह हम इसको आगे चलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया ना, ये प्रॉब्लम एज इट इज, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ ना। तो x1 + s1 = 4, इसमें s2 ऐड कर दिया, इसमें s3 ऐड कर दिया, तो ये सब इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हो गई, और ये आपके पास फंक्शन आ गया =0 का, ठीक है। तो अब ये पहला स्टेप था, इनिशियलाइजेशन हो रही है।
सिंप्लेक्स एल्गोरिदम की, सिंपलेक्स मेथड की, कि आपने क्या करना है, आपने जो जितनी भी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं सबको इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बहुत यूज़ होगा। अब ये मेरे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने एक टैब्लो बनाना था जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इंक्लूड करनी थी, ठीक है। ओके, सो अब मैं इसको टैब्लो एक बनाता हूँ आपके लिए। मेरे पास बना हुआ है यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम खुद ही बनाएं। ओके, सो इसका अगर हम टैब्लो खुद बनाएं तो आप देखेंगे कि सेकंड स्टेप यही है ना कि इसका टेबल बनाना है हमने। टेबल कैसे बनाना है आपको याद होगा, ये चीज़ें थी टेबल के अंदर। अगर आपको नहीं याद तो आप दोबारा से बैक जाके देख लें। यहाँ पे मैंने रखने बेसिक वेरिएबल्स हैं ये, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स यहाँ आ गए, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे सारे के सारे, x1, x2, s1, s2, s3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ पे इन द एंड मैंने क्या रखा था, अपना फंक्शन रखा था z, ठीक है। ये z की लाइन है, सही है। अब इसको आप देखें, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स जो हैं इनिशियली हम ये वाले बेसिक वेरिएबल्स लेते हैं, s1, s2, s3, और फिर इनको देखते हैं कि हमारे पास इन द एंड हमें ये क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे पहली रो में मैंने फर्स्ट कॉन्स्टेंट लिखनी है, सेकंड रो में सेकंड कॉन्स्टेंट लिखनी है, थर्ड रो में थर्ड कॉन्स्टेंट लिखनी है। तो इसके कोफिशिएंट्स जस्ट देखने हैं। ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट है, इसमें x1 का कोफिशिएंट 1 है और s1 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सब का 0 है। तो मैं इसको वापस आके लिख देता हूँ, x1 का कोफिशिएंट 1 है, ये 0 है, s1 का 1 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है 4, ठीक है, सिंपल। सेकंड आपने रो फिल करनी है, सेकंड में सेकंड कांस्टेंट रखेंगे तो वो हो जाएगी 0, x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का है और s2 का 1 है, बाकी सब 0 है, ठीक है। तो 0 x1 का कोफिशिएंट है, इसका 2 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है। और इसकी राइट हैंड साइड क्या है, इसकी राइट हैंड साइड 12 है। ये टेबल मैंने बना लिया, ठीक है। थर्ड अब देखनी है, तो थर्ड रो में आप क्या करेंगे, थर्ड रो इसकी बनाने के लिए आपको चाहिए 3x1 का है प्लस 2x2 का है, 3, 2, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा। और देख लें इसमें s1 और s2 के दोनों कोएफिशिएंट 0 हैं और राइट हैंड साइड 18 है। राइट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी 18, ये आ गया, ठीक है। सिंपल है ना, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है, आई एम श्योर। मैंने जस्ट कोएफिशिएंट्स उठा के यहाँ पे लिखती हैं, ठीक है। अब z की वैल्यूज भी उठा लें। z की वैल्यूज में x1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, z में x1 का कोएफिशिएंट है -3, फिर -5 है, बाकी सब 0 है, ठीक है। तो -3, -5, बाकी सब 0 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी 0 है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, याद रखिएगा, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर, हमने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या था कि मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में इस लास्ट रो में ये जो z की रो है, इसके अंदर अगर सब के सब नंबर जो अपीयर हो रहे हैं वो सब के सब नंबर पॉजिटिव हैं या 0 हैं, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर एक भी 0 नहीं है, सॉरी एक भी 0 या पॉजिटिव नहीं है या एक भी नेगेटिव है, तो ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब ये देखें, इसमें 2 नेगेटिव है ना, तो ये ऑप्टिमल तो नहीं है ना, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अच्छा, सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो फिर क्या करें, अभी तक जितने स्टेप्स किए हैं वो मैं कर रहा हूं इसके अंदर। सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो फिर इसका के लिए हमने ये करना है, इसके लिए हमने बेसिक वेरिएबल्स जो हैं उनमें x1 और x2 में से एक इंक्लूड करना है और फिर बाकी जो है s1, s2, s3 में से एक बेसिक वेरिएबल जो है वो माइनस हो जाएगा। एक इंक्लूड करना है, एक एंटर होगा बेसिक वेरिएबल्स में और एक लीव करेगा। तो जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो तो एंटर नहीं हो सकते ना, तो जो बाकी 2 हैं वही एंटर होंगे। तो आपने कौन सा एंटरिंग वेरिएबल देखना है, आपने ये देखना है कि ये जो लास्ट रो है इसके अंदर ज्यादा नेगेटिव, सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है -5, तो ये x2 फिर आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा, एंटरिंग वेरिएबल।
तो इसको आपने बेसिक वेरिएबल्स में एंटर करना है, ठीक है। तो ये वाला आपका फिर पिवट कॉलम हो जाएगा, ये आपका पिवट कॉलम, ठीक है। ये सब कुछ मैंने इंग्लिश में वहां लिखा हुआ था जो मैं अब आपके साथ कर रहा हूं मिलकर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पिवट कॉलम हो गया। अब ये आपका एंटरिंग वेरिएबल। अब आपने लीविंग वेरिएबल भी तो फाइंड करना है ना। लीविंग वेरिएबल आप कैसे फाइंड करते हैं, आप यहाँ रेशो फाइंड करते हैं लीविंग वेरिएबल को फाइंड करने के। रेशो कैसे फाइंड करते हैं, आपने ये राइट हैंड साइड लेनी है और ये पिवट कॉलम लेना है, इनको आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 और 0 को डिवाइड करेंगे तो ये इससे कोई रेशो नहीं आती है आपके पास। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास रेशो देगा 6 आपको। और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी 9, ठीक है। अब इन रेशोज में से आपने देखना है कि सबसे कम कौन सी है, मिनिमम रेशो क्या है। तो इन 2 रेशोज अवेलेबल हैं, इनमें से ये मिनिमम है ना, 6 मिनिमम। तो ये वाला जो है ये लीविंग वेरिएबल होगा, ठीक है। ये वाला आपके पास लीविंग वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो लीविंग वेरिएबल वाली रो होती है ना, इसको हम कहते हैं ये पिवट रो है, ठीक है। ये पिवट रो है, ठीक है। अच्छा, अब ये पिवट रो हो गई। अब आपने ये S2 की जगह वेरिएबल लिख देना X2। तो बेसिक वेरिएबल्स अब आपके हो जाएंगे। नया टेबल बनाएंगे, तो नए टेबल में आपके पास, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे नया टेबल बनाएंगे। नया टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल वेरिएबल तो वैसे रहेंगे ना, X1, X2, S1, S2, S3। तो ये सब वेरिएबल्स तो पहले ही थे, ऐसे ही एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगी। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये S1 है, ये X2 हो गया था, S2 लीव कर दिया हमने, वो बेसिक वेरिएबल अब नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, ये Z आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इंग्लिश में भी जाके वो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ लेंगे, सब कुछ हमने लिखा हुआ है। तो हम इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास यहाँ पे रो है, पिवट रो, इसको देख लें दोबारा से ज़रा। ये पिवट रो थी मेरे पास, ठीक है। अब हमने करना ये होता है कि ये जो पिवट कॉलम यहाँ पे बना हुआ है, जिसको हमने पिवट कॉलम कहा है, इसके ऊपर गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अप्लाई गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन ऑन पिवट कॉलम, लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पिवट कॉलम के ऊपर आप गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन अप्लाई करने का क्या मतलब है, ये जो पिवट एंट्री होती है जो इन दोनों पिवट रो और पिवट कॉलम के इंटरसेक्शन पे आती है, जो पिवट एंट्री होती है उसको 1 करना है, और बाकी सारी एंट्रीज इस रो में, इस कॉलम में 0 होनी चाहिए। बाकी सारी एंट्रीज इस कॉलम में 0 होनी चाहिए, और ये जो एंट्री है, जो पिवट एंट्री है, वो 1 होनी चाहिए। यही होता है ना गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ये पिवट एंट्री है, ठीक है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे आती है। अब आप ये देखें कि इसको हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म भी कहते थे, इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें बेसिकली। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो पिवट एंट्री है ये 1 होनी चाहिए, और इस कॉलम में बाकी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो एफएससी के कोर्स में भी इंक्लूडेड है कि पिवट एंट्री 1 है और बाकी सारी एंट्रीज इस कॉलम में 0 होनी चाहिए। अब हमने इसको करना है, तो ये वाली एंट्री 1 करनी, इसको 2 से डिवाइड कर दूं ना, तो इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये एंट्री 1 हो जाएगी। तो अब ये रो मैंने वहां लिखनी है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करके लिखूंगा, 0 हो जाएगा, 1 0 1/2 0 और 6, ये हो जाएगी ना सारी एंट्रीज। चलें इसको लिख लेते हैं, 0 1 0 और फिर क्या है मेरे पास, 1/2 है, 0 है और 6 है। 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, 0 है और 6 है, ये रो आ गई। ये एंट्री मैंने 1 कर दी। अब जो इसके टॉप वाली एंट्री है वो पहले ही 0 है ना, अगर ये एंट्री पहले ही 0 है तो इसको तो मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो ये वाली एंट्री पहले ही 0 है, तो इसको मैं मतलब बेसिकली टच नहीं करूंगा। तो फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, 1 0 1 0 0 4, ठीक है। 1 0 1 0 0 4,
ठीक है। अब जो इसके बाद वाली रो है S3 की रो, वो कैसे आएगी, वो अब आप देख लें। रो ऑपरेशन आपने एक जस्ट सिंपल अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जो नई रो है पिवट रो, उससे रो ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो उससे रो ऑपरेशन आप करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसके ऊपर मैंने रो ऑपरेशन करना है तो ये 0 करनी है ना, तो 1 के साथ ये 0 करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 1 के साथ मैं, ये 1 है ना, तो इसके साथ 0 करनी है, तो मैं बेसिकली रो ऑपरेशन ये अप्लाई करूँगा R3 है, ये R3 माइनस ये 1 है, वहाँ पे जो नई पिवट रो है उसके अंदर बात हो रही है, ये 1 है तो -2 टाइम्स R, -2 टाइम्स क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। ये रो ऑपरेशन है, सही है। अब ये आप देख लें इसको कैसे करेंगे, 3 2 0 0 18, सॉरी 1 पहले आएगा, 3 2 0 0 1 18, ये है। फिर आप इसमें और क्या करना है, और इसमें आप ये करेंगे कि -2 टाइम्स R2 करना है, तो इसको 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाद में करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है ना, ये नई पिवट रो की बात हो रही है, ठीक है। इस रो से ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये जो रो है ना 1/2 0 वाली रो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 1 मैटर नहीं करता है, लेकिन हमने चूंकि 1 से इसको 2 से पहले ही डिवाइड कर लिया, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि इसी रो से हम ऑपरेशन करें। लेकिन आप उससे भी कर लें तो 2 के साथ डिवाइड जो एंड पे कर लें आप, एक ही बात है, कोई इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 से सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये 0 रहेगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यही रो बेसिकली मैंने एज इट इज़ लिख दी है। इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस 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 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा और 1 आएगा और 18 - 12 ये 6 आएगा, ठीक है। तो थर्ड रो मेरे पास आ रही है 3 0 0 -1 1 6, ठीक है, ये मैंने वहाँ लिख देनी है 3 0 0 3 0 0 -1 1 6, ये आ गया, ठीक है। अब एक और लास्ट रो भी रहती है ना अभी Z की रो, उसके ऊपर भी आपने यही करना है, इस कॉलम में अब वो भी 0 करनी है उसको, ठीक है। तो ये वाली जो -5 की एंट्री है ये भी 0 होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, कर दें इसको भी 0। तो मैं ये एंट्रीज नेक्स्ट में लिख देता हूँ, -3 -5 और बाकी सब 0 हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ -3 -5 और बाकी हैं 0 0 0 0, ठीक है। अब इसके साथ क्या रो ऑपरेशन करूं मैं कि ये -5 जो है ये 0 हो जाए, ठीक है। ये रो ऑपरेशन करें आप, इसके साथ मैंने रो ऑपरेशन करना है, ये 1 है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से और ऐड कर लूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा ना 0, ये 5 है, ये 0 है, ये 5/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। इनको अगर मैं ऐड करूँगा, सॉरी ये -3 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो अब ये देखें आपके पास आ गया -3 0 0 5/2 0 और 30, ठीक है। ये आपके पास एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ये आपकी एक कंप्लीट आइट्रेशन मैंने परफॉर्म की है, ठीक है। अब इस कंप्लीट आइट्रेशन के बाद आपके पास ये एक रिजल्ट आया है। अब जैसे मैंने वहाँ पे कह रहा था, अब आप पहले ओरिजिन इनिशियल कॉर्नर पॉइंट के ऊपर थे, ओरिजिन के ऊपर, अब आप एक और कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आ गए जो डिफरेंट है, ठीक है। ओरिजिन नहीं है, अब कोई और कॉर्नर पॉइंट हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये 6 0 है, शायद 0 6 है, तो इसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट से आप दूसरे कॉर्नर पॉइंट के ऊपर चले गए, ठीक है। अब क्या करें, अभी अब आपने देखना है, ये मैक्सिमम का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल गया या नहीं, ये मैंने अब देखना है। ऑप्टिमम सोल्यूशन कब मिलेगा,
जब इस लास्ट रो में सब की सब एंट्रीज जो हैं या तो पॉजिटिव हों या जीरो हों, इस लास्ट रो में क्या हो, सब की सब एंट्रीज या तो पॉजिटिव हों या जीरो हों। अब यहाँ पे ये -3 एंट्री आ रही है, ये तो पॉजिटिव नहीं है ना, तो ये नेगेटिव एंट्री है। अब ये जो वेरिएबल है ये अब आपका एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, ये एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है, ये एंटरिंग वेरिएबल है और यही पिवट कॉलम है, एंटरिंग वेरिएबल और यही पिवट कॉलम, ठीक है। अब आपने लीविंग वेरिएबल कैलकुलेट करना है। लीविंग वेरिएबल कौन सा है? लीविंग वेरिएबल अब आप देखेंगे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 1 4 आ जाएगा। 6 को 0 से डिवाइड करेंगे कोई रेशो नहीं मिलेगा। 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रेशो आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये रेशो सबसे कम है ना, तो ये वाला रेशो सबसे कम है, तो ये वाला लिविंग वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है मेरे पास ये लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो एंटरिंग वेरिएबल भी मुझे पता चल गया, लीविंग वेरिएबल भी पता चल गया, पिवट कॉलम भी पता चल गया, पिवट रो भी पता चल गई। ये पिवट रो है, ठीक है। और पिवट एंट्री कौन सी है? ये पिवट एंट्री है। ये 3 जो है ये पिवट है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने एंटरिंग वेरिएबल को इंक्लूड कर देना है और लीविंग वेरिएबल को एक्सक्लूड कर देना है। आपके पास जो नया टेबल आएगा, सो इसका नया टेबल क्या आएगा? इसका नया टेबल आएगा आपके पास, ये आपका टेबल है नया, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, वही एज इट इज टेबल है, सिर्फ आपको पता है क्या चेंज होने वाला है। ये x1 है, ये x2 है, ये s1 है, ये s2 है, ये s3 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे टॉप पे था s1 और फिर हमने इसमें वेरिएबल एक्सक्लूड कर दिया था, x2 इंक्लूड किया था ना, लास्ट टेबल में x2 इंक्लूड किया था। अब हम x1 को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, x1 को इंक्लूड कर रहे हैं, चलें कर देते हैं। तो x1 को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे ये x1 आ जाएगा, ठीक है। ये राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी और ये आपके पास z आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब बाकी एंट्रीज मैंने फिल करनी है। अब x1 वाली जो रो है वो क्या है? वो रो आपकी पिवट रो है, ठीक है। इस पिवट रो, इस पिवट कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए? ये वाली जो एंट्री है ये 1 होनी चाहिए पिवट एंट्री, और बाकी सब इस रो में 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने करना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। अब पहले हम लेट्स से 0 बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये S1 को 0 बना लेते हैं और फिर इसमें इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो। इसको आपने 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स से इसको 0 बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? R1 माइनस लेट्स से या 3R1 कर लें, 3R1 माइनस मे बी, ओके। सो ये कर लेते हैं माइनस, मे बी आप इसमें जो भी कर लें, आपकी मर्जी है बेसिकली। -1/3 R3, ये आपकी रो ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर देता हूँ। तो इससे आपकी रो क्या बन जाएगी? 1 0 1 0 0 4 है ये, और इसके साथ आपने क्या करना है? रो ऑपरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाद में माइनस करूँगा तो -1/3 आ जाएगा ये, और फिर ये क्या आ जाएगा? ये 1/3 आ जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करूँगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लें, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 रहेगा, ये +1/3 हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी फर्स्ट रो आ गई, 0 0 1 1/3 -1/3 2, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं नए टेबल में, 0 0 1 और 0 0 1 1/3 -1/3 2, 1/3 -1/3 और 2, ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड रो में
तो पहले ही एंट्री 0 ना, उसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना, तो ये आ जाएगा 0 1 0 1/2 0 1 0 1/2, ठीक है, 0 1 0 1/2 0 6 0 6, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आपने ये करना है कि इन दोनों को भी लिखना है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 से डिवाइड करके, या आप पहले थर्ड रो बना लें, चलें, तो R3 प्लस R2 कर दें, बेसिकली आप यही करेंगे ना, R4 प्लस R3 करेंगे, R4 प्लस R3, ठीक है। तो R4 में लिख लेता हूँ, वो है -3 0 0 5/2, -3 0 0 5/2, और फिर क्या है 0 30, और इसके ऊपर वाली रो क्या है 3 0 0 -1 1, 3 0 0 -1 1, 3 0 0 -1 1 6, ठीक है। इनको ऐड करना, इनको ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 5/2 -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 0 + 1 1 हो जाएगा, और ये 36 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0 0 0 3/2 1 36, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, ये वाली रो लिखनी है। ये इस रो में क्या था आपके पास, ये था, इसको 3 से डिवाइड करके लिखना है, तो ये आ जाएगा 1, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये 6/3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली टेबल आ गया। अब इस टेबल को आप केयरफुली देखें तो आपके पास कोई अच्छी चीज़ इससे आपको पता चलेगी। वो अच्छी चीज़ क्या है कि अब आपने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट इसमें करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे इस टेबल के अंदर लास्ट रो में कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है। इस टेबल में लास्ट रो में कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है। अगर लास्ट रो में कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है तो इसका मतलब ये जो अभी सोल्यूशन है आपके पास, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको किस पॉइंट के लिए मिल रहा है, वो पॉइंट होगा x1 = 2। ये x1 यहाँ से ले लें और ये लास्ट रो ले लें। x1 = 2 ऑप्टिमल पॉइंट है, x2 = 6 आपका ऑप्टिमल पॉइंट है, और s1 = 2 ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट है। तो s1, ये जो x1 और x2 की वैल्यूज में आप बेसिकली इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास जो z का ऑप्टिमल पॉइंट है, z की जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो है 36। तो इसके लिए जो z की वैल्यू ऑप्टिमल आ रही है वो 36 है। अब z आपको पता है ना क्या था, z हमने लिखा हुआ है, यहाँ हम दोबारा चले जाते हैं। z था हमारे पास 3x1 + 5x2, ठीक है। और हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो क्या हैं, 2 और 6, ठीक है। 2 और 6 हमारी वैल्यूज आ गई। तो 3 × 2 + 5 × 6 क्या आ रहा है, 6 + 30 36, ठीक है। मैजिक कि आपने मैट्रिक्स के साथ थोड़ी सी आप वैल्यूज़ के थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करते हैं और आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो सब कुछ हर चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड है, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल मेथड है, ठीक है। अब मैंने इसकी थ्योरी जानबूझ के थोड़ी स्किप कर दी थी ताकि आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो। हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल किया, आपको समझ आ गया होगा अब क्या हो रहा है। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को मैंने यहाँ स्लाइड्स में भी किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको पता है क्या हो रहा है, तो हम इसको जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था, हमने एग्जांपल्स की, ठीक है। ये हमारा मेथड था सिंप्लेक्स मेथड बेसिक वेरिएबल्स का ना, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन क्या था, एक कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन है, ठीक है। Basic solution has the following properties. Each variable is designated as either a non-basic or basic variables. ठीक है, हर वेरिएबल को हम बेसिक वेरिएबल या नॉन बेसिक वेरिएबल कह देते हैं। नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फंक्शनल कॉन्स्टेंट्स। जितनी कॉन्स्टेंट हैं फंक्शन के ऊपर उतने बेसिक वेरिएबल्स होने चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स कितने होंगे, फिर जितने आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं वो आप टोटल वेरिएबल से माइनस कर दें। नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर सेट टू 0, स्टार्ट में 0 के इक्वल उनको पुट करते हैं।
the values of basic variables are obtained as simultaneous solution of the system of equations. ठीक है, तो बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे हम करते हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं, उनके इक्वेशंस को सॉल्व ही कर रहे होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप जब रो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे थे, सिमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होते हैं ना इक्वेशंस को। तो ये हम बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ द बेसिक वेरिएबल सेटिस्फाइज द नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट द बेसिक सोल्यूशन इज़ अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में, बेसिक वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी सी बात है। इसके बिहाइंड लीनियर अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट भी वर्क कर रहा है जिसको आप बेसिस कहते हैं किसी वेक्टर स्पेस की। तो हम जो इनिशियल लेते हैं, हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल्स होने चाहिए, जो इनिशियल 3 बेसिक वेरिएबल्स लेते हैं वो बेसिस बना रहे होते हैं। तो उससे हम चेंज ऑफ बेसिस करते हैं और चेंज ऑफ बेसिस करके हम नई बेसिस बनाते हैं। इसके बिहाइंड बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल थ्योरीज वर्क कर रही हैं मैथमेटिक्स की, लीनियर अलजेब्रा की, और बहुत सारी कॉन्वेक्स जो सेट्स होते हैं उनकी, और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की। लेकिन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं इसकी डिटेल आपको बताना शुरू करूँगा, तो हम इसको बेसिकली स्किप करते हैं। ये इनिशियल टेबल था जो मैंने भी बनाया ना आपके लिए, आपको बना के दिखाया कि इस प्रॉब्लम का इनिशियल टेबल क्या होगा। ये पिवट कॉलम है, एंटरिंग वेरिएबल है, ये पिवट कॉलम है, ये पिवट नंबर है, पिवट रो ये होगी। इसका रेशो कैलकुलेट किए थे, 4 का रेशो 0 से कुछ भी नहीं आ रहा था, 12 डिवाइड बाई 2 6 है, ये 9 आ रहा था, तो ये मिनिमम रेशो है, तो ये पिवट रो है। ठीक है, पिवट कॉलम भी पता चल गया, पिवट रो भी। तो जो आपके पास पिवट रो है वो लीविंग वेरिएबल होता है। ठीक है, आपने ये कैलकुलेट कर लिया, एंटरिंग वेरिएबल लीविंग। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इसमें है 0 0 4 12 18। ठीक है, ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमने लिया हुआ है इस केस के अंदर। ठीक है, तो 0 0 4 12 18 ये हमने वैल्यूज ली हुई हैं। x1 और x2 की वैल्यूज हमने यहाँ पे 0 के इक्वल पुट की हुई हैं। तो x1 0 है, x2 0 है, s1 4 है, s2 12 है, s3 18 है और z 0 है इसके लिए। ठीक है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है बेसिकली। तो s1 s2 आर बेसिक वेरिएबल्स, x1 x2 आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ये हम इनिशियली स्टार्ट में लेते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो इनिशियल सॉल्यूशन है ये है ओरिजिन के कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने अभी आपको करके दिखाई बताई हैं। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है, लास्ट रो ऑफ द इनिशियल टेबलो हमने इन्वेस्टिगेट करनी है एंड फाइंड देयर आर सम नेगेटिव नंबर्स। तो अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं तो इसका मतलब है सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब आइट्रेशन आपने करनी है, आइट्रेशन में आपने ये देखना है कि ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो हमने सबसे पहले ली थी -5 बड़ी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो -5 बड़ी नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है x2 जो है वो आपके पास एंटरिंग वेरिएबल है और एंड इट्स कॉल्ड द पिवट कॉलम। ठीक है, x2 वाला कॉलम पिवट कॉलम है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, z वाली रो में। ठीक है, और फिर आपने इसके बाद ये कैलकुलेट किए थे रेशोज। तो राइट हैंड साइड ली और एंटरिंग वेरिएबल का पिवट कॉलम लिया, 4 को 0 से डिवाइड किया, कुछ भी नहीं मिलेगा, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 मिलेगा, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 मिलेगा। तो ये स्मॉलेस्ट रेशो है, इसका मतलब है ये वाला वेरिएबल लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। सो अब ये वाला अगर लिविंग वेरिएबल है तो इसको आगे लेके चलें। अब क्या करना है, न्यू पिवट रो इज इक्वल टू ओल्ड पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट नंबर। तो पिवट नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, वही 1 बनाना है इसको, और बाकी सारी एंट्रीज इसमें 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो x2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, बेसिक वेरिएबल्स में इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और s2 जो है वो इस लिस्ट से मैंने निकाल दिया। ओके, अब इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा, आगे ये है अप्लाई गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन ऑन द पिवट कॉलम्स, और सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज टेबल में। ठीक है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल आ जाएगा। इसमें देखें ये वाली एंट्री, ये वाला कॉलम था ना, ये एंट्री 1 है, बाकी सबको मैंने 0 कर दिया। यही करना था सिर्फ, और यही हमारे पास आप देख लें यही एंट्रीज आई थी उस केस में। 4 6 से 6 आ रहा था और 30 आ रहा था। इसी तरह बाकी सारी एंट्रीज भी एग्जैक्टली यही आई थी हमारे पास। अब दोबारा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाएंगे, सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है क्योंकि ये -3 यहाँ पे आ रहा है, -3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला वेरिएबल फिर ये कौन सा है, ये एंटरिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा, लिविंग वेरिएबल में रेशोज कैलकुलेट करेंगे। इसकी रेशो कुछ भी नहीं आ रही थी, इसकी रेशो इसकी रेशो 4 आ रही थी, इसकी रेशो कुछ भी नहीं आ रही,
6 को 3 से डिवाइड किया, इसकी रेशियो 2 आ रही थी। तो ये वाला लीविंग वेरिएबल है, ठीक है, और ये वाला पिवट एंट्री, ये पिवट है, ठीक हो गया ना। तो ये प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व की, आपके सामने रख रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और फिर उसके बाद वही रूल्स अप्लाई करने हैं। ये कॉलम था, इसके अंदर ये एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी सब 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाएंगे, आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि इस पूरी Z वाली रो के अंदर कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है। अगर कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है तो इसका मतलब है ये वाला जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर लें। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 6 है और s1 की वैल्यू 2 है। तो ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। और इस ऑप्टिमल सोल्यूशन पे वैल्यू क्या है z की? 36 है। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट हुआ हुआ टेबल में आ जाता है, ठीक है। अब आप ये इसमें आपने देख लिया चीज़ों को कि अब ये s1 x2 x1 ये आपके पास बेसिस है ना। तो ये आप देखें, ये 3 डायमेंशनल स्पेस थी, 3 इक्वेशंस थी ना, और उसके 3 बेसिक वेरिएबल्स थे, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस बनाएगी। तो ये देखें, ये भी पिवट कॉलम है, ये भी पिवट कॉलम है, तो ये तीनों जो हैं इसकी बेसिस बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपको पता है कि बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस जैसे मैंने कहा कि मैं जानबूझ के थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ खुद को, इतना लीनियर अलजेब्रा और दूसरी इसकी मैथमेटिकल डिटेल में ना जाऊँ, लेकिन आपको बेसिकली मैंने बता दिया कि ये आपके पास मेथड है, इसको इस तरह से इस मेथड से सॉल्व करते हैं और आपके पास आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती हैं, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास सामने नज़र आ रहा है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी सामने, कुछ भी नहीं, सिर्फ नंबर्स को देखना है और सब कुछ आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली एक एग्जांपल हमने किया और हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हमने और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड की 2 एग्जांपल्स और करेंगे इंशाल्लाह। 2 एग्जांपल कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगी 2 एग्जांपल सिंप्लेक्स मेथड की नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो मैं आपके लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, फिर मैं इसको क्लोज करूँगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम बाकी बातें इंशाल्लाह करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स मेथड की बात की है, सिंप्लेक्स मेथड की थोड़ी सी थ्योरी हमने डिस्कस की और फिर बेसिकली एक एग्जांपल की है जिसमें हमने सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है। सिंप्लेक्स मेथड क्या है? एक आपके पास आइटरेटिव प्रोसेस है जिससे आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिंप्लेक्स मेथड है, सिंपल है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल थ्योरी नहीं है। आप क्या करते हैं, ईच स्टेज के ऊपर आपने कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने सारी इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को इक्वालिटी बना लेना है, फिर एक टेबल बनाते हैं जिसमें सारे वेरिएबल्स लिखते हैं और इनिशियली कुछ बेसिक वेरिएबल्स लेते हैं, अपना ओरिजिनल फंक्शन के कोफिशिएंट्स भी उसमें लिखते हैं, राइट हैंड साइड, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपकी प्रॉब्लम की उस टेबल में पड़ी होती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, देखते हैं कि उस टेबल का जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं, ठीक है। तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आप फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर आप मैक्सिमम का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो लास्ट रो को देखते हैं कि कोई एंट्री नेगेटिव तो नहीं है। अगर कोई एंट्री नेगेटिव होती है, एक भी एंट्री नेगेटिव होती है, तो वो आपके पास सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं होता, और अगर सारी एंट्रीज पॉजिटिव होती हैं तो आपके पास वो सोल्यूशन ऑप्टिमल है। तो आप उस सोल्यूशन को देखते हैं, यूजुअली वो ऑप्टिमल नहीं होगा, उसको ऑप्टिमल बनाना है, फिर आप बेसिक वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। एक वेरिएबल इंक्लूड करते हैं बेसिक वेरिएबल्स में, एक उसमें से निकाल देते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें जो नेगेटिव एंट्री है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है उसको आप बेसिकली कहते हैं कि ये वाली एंट्री जो है ये हम ले लेंगे, ये आपका एंट्रिंग वेरिएबल है। और फिर आप क्या करते हैं, वो वही आपका पिवट कॉलम है, तो आपकी राइट हैंड साइड को आप पिवट कॉलम से डिवाइड करते हैं तो रेशोज आ जाती हैं। उनमें से जो रेशो सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो आपका लीविंग वेरिएबल होता है, तो उसको इंक्लूड कर देते हैं और उसको एक्सक्लूड कर देते हैं बेसिकली। और फिर आप जो आपका पिवट कॉलम होता है उसके ऊपर गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें सिर्फ जो पिवट एंट्री है वो 1 होती है, बाकी सब 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास देखते हैं, ये आप कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कि अब जो आपका ऑप्टिमलिटी टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होता है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, अदरवाइज फिर आप इसी आइट्रेशन प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं और आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है। सब कुछ आपको उसी टेबल में पड़ा हुआ नजर आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है सिंप्लेक्स मेथड।
तो आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया पहले ही 2 एग्जांपल्स और इसके इंशाल्लाह, और फिर इस टॉपिक को इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।